जय जिनेन्द्र सबको। मेरा आज प्रेजेंटेशन वेस्टर्न फिलोसफी पे जो है उस पे लाइबनिज पे है। तो आई स्टार्ट विथ इट। इस यूनिट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है दिस इज कि ईश्वर और जगत के संबंध को समझने में लाइबनिज की जो मोनोडोलॉजी है उसका महत्व हमें बताना है। तो अभी हम ये जो भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स ग्रीक फिलोसोफर्स पढ़े हैं अब तक, इसमें जो देखा है हमने कि प्रारंभिक दार्शनिक में सोक्रेट्स थे, उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो अरिस्तु थे। फिर हमने भौतिक दर्शन में देखा था कि थेबीज थे, अनक्सामाइन्स थे। मतलब इन सब के विचार अलग अलग थे जो जगत की उत्पत्ति को लेकर थे। जैसे कि थैलीज ने बोला कि जगत की उत्पत्ति का कारण जल है, अनक्सामाइन्स ने वायु को बोला। ऐसे सबने अपने अपने धारणाएं रखी है। आगे देखते हैं कि बुद्धिवादी भी आ गए, मतलब वो लोग तर्क के साथ भी भौतिक दर्शन को एक्सप्लेन करने लगे कि रीजन, उत्पत्ति का कारण क्या होना चाहिए या क्यों है। तो उसमें हम देखते हैं कि पाइथागोरस है, अनेक्सामाइंडर है, पार्मेनाइड्स है, अनेक्सागोरस है। जैसे कि पाइथागोरस जो है उन्होंने गणित और संगीत को महत्व दिया है। और पैरमेनाइड्स जो है वहां से भी स्टार्टेड विद अरस्तु। तो जो अरस्तु का जो स्टार्ट हुआ दैट स्टार्टेड विद पैरामेनाइट्स से ही, मतलब ही अपोज्ड पैरामेनाइट्स और उनके अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट करके उन्होंने अपना मत रखा था। तो अब तक वी हैव स्टडीड अरिस्तु, डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा। तो इसमें हम देखते हैं कि अरस्तु जो है वो चार उत्पत्ति रीजंस को मानते हैं, बहुतरवाद को मानते हैं और यथार्थवादी रियलिस्टिक में बिलीव करते हैं वो। और उनके हिसाब से जो है चार जो भी मटेरियल होता है, मतलब जो अल्टीमेट फॉर्म में जाता है, चार कारण होते हैं उसके जो आकार होते हैं, मतलब मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। और उन्होंने जिस पे स्ट्रेस किया था, मतलब ही चैलेंज्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पार्मेनाइड्स और सब्सटेंस डुअलिज्म पे उन्होंने फोकस किया, मतलब मैटर एंड फॉर्म। और उसको हाइलोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, मतलब चेंज इन मैटर एंड फॉर्म थ्रू एक्सीडेंटल और सब्सटैंशियल चेंजेस। मतलब जैसे कि अभी ब्रॉन्ज है, उसकी मूर्ति बन गई। या फिर एप्पल है, एप्पल का मतलब जो कलर चेंज हुआ, उसका जो टेस्ट चेंज होता है, वो चेंज। तो इन दोनों को ये हाइलोमॉर्फिज्म के अंडर इन्होंने एक्सप्लेन किया। और जितने भी चेंजेस होते हैं उन्होंने फोर स्टेजेस में बांटे: मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉस्ट। मतलब जो मूर्ति बन गई वो फाइनल प्रोडक्ट जो आया वो। फिर डेकार्ट्स जो है उन्होंने डुअलिज्म पे ज्यादा फोकस किया। मतलब उन्होंने कहा कि द्रव्य जो है दो टाइप के हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। जो निरपेक्ष द्रव्य है वो ईश्वर की सत्ता मानती है, और जो सापेक्ष द्रव्य है वो बाह्य जगत है। और सापेक्ष में भी दो आ जाते हैं, चित्त और अचित्त। तो जो चित्त अचित्त द्रव्य है, मतलब थिंकिंग सब्सटेंस एंड द एक्सटेंडेड सब्सटेंस, उनको उन्होंने डुअलिज्म के अंदर लिया है। दैट्स वाई उनका जो दर्शन है इट इज कॉल्ड एज द्वैतवाद। और स्पिनोजा का जो है इट इज मोनिज्म, मतलब एकत्ववाद। वो सिर्फ ईश्वर एक को ही मानते हैं, तो इसीलिए उसको एकत्ववाद बोलते हैं। और जो डेकार्ट्स में एक और था द्वैतवाद, उसमें जो था चित्त अचित्त का, उसमें एक और पॉइंट जो है कि उन्होंने बताया कि ये जो दोनों है इंटरेक्ट कहाँ पे करते हैं, तो वो इंटरेक्ट करते हैं पिनियल ग्लैंड में। तो वो इंटरेक्शन का वो भी बताया हुआ है उसमें। तो ये तीन कवर हो गए। अभी नेक्स्ट जो हम लेंगे, तो ये डेकार्ट का डुअलिज्म का डाला है मैंने। बस पॉइंटर्स ही दिए इसमें मैंने, सिर्फ ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अभी जो है हम लेबनीज का देखेंगे। लेबनीज जो है वो जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और इनका टाइम पीरियड 16 to 17 सेंचुरी है। उन्होंने जो है, जो हम द्रव्य कहे हैं सब अभी जितने भी कहा, उन्होंने द्रव्य को मोनाड्स कहा है, जिसको वो ब्रह्मांड का मूल उत्पत्ति का कारण मानते हैं। वो जो है एक तर्कवादी दार्शनिक थे, और सत्य को समझने के लिए बुद्धि और तर्क दोनों को वो यूज करते थे। उनका मानना था कि जो सबसे उत्तम संभव संसार है, अमॉन्ग एवरीथिंग दैट इज द बेस्ट पॉसिबल, तो उस चीज पे वो ज्यादा जोर देते थे। और द्रव्य को मोनाड्स कहा गया इधर। तो लेबनीज ने जो स्वतंत्र द्रव्य की सत्ता है, जो अपने अस्तित्व एवं ज्ञान के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं, उसको अस्वीकार किया है उन्होंने।
उनके अनुसार स्वतंत्र होने का अर्थ है स्वतंत्र शक्ति होना। तो द्रव्य का लक्षण जो है वो क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो ये स्वतंत्र शक्ति संपन्न द्रव्य है दैट इज चिदनु, मतलब मोनाड्स। और उनका द्रव्य सिद्धांत है चिदनुवाद या मोनाडोलॉजी। तो उन्होंने जो ये मोनाड्स का कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भौतिक, मतलब भौतिक दर्शन एंड गणित शास्त्र। अभी भौतिक शास्त्र के हिसाब से दे से दैट पदार्थ इज तात्विक एंड इट इज नॉट डिविजिबल, एंड गणित शास्त्र के हिसाब से इट इज डिविजिबल बट इट इज नॉट तात्विक। तो लाइबनीज ने क्या किया, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया है। तो उनके हिसाब से जो है इट इज अविभाज्य एंड तात्विक। तो अविभाज्य गणित शास्त्र से हो गया और तात्विक का जो सिद्धांत है वो भौतिक शास्त्र से हो गया। और यही कारण है कि जो विश्व का मूल तत्व है दैट इज चिदनु, मोनाड्स जिनको वो बोलते हैं। और ये अनेक है। इस मोनाड्स जो है देर आर टू मेनी, मतलब अभी जैसे तो इसलिए उनके सिद्धांत को बहुत्तरवाद अध्यात्मवाद भी कहते हैं। उन्होंने मोनाड को एक कैटेगरी में नहीं लिया, मतलब अनेक द्रव्य, जैसे हम बोलते हैं ना द्रव्य अनेक है, वैसे मोनाड्स भी अनेक है। तो चिदनु के जो लक्षण है, मतलब चित प्लस अनु, अविभाज्य होते हैं, संयोग एवं वियोग होता रहता है और विस्तार रहित होते हैं। तात्विक होता है मतलब वास्तविक अस्तित्व है। संपूर्ण संसार जो है चिदनुओं का ही संग्रहालय है, मतलब द होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ दीज मोनाड्स। और इनमें कॉन्शियसनेस होता है। बट यहाँ पे कॉन्शियसनेस को उन्होंने कहा है कि दैट द क्वांटिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस कैन वेरी, मतलब किसी में कम कॉन्शियस होगा, किसी में ज्यादा होगा, बट कॉन्शियसनेस सब में होता है। और अपनी शक्ति का जो है वो स्वयं केंद्र है, शाश्वत है, अनादि अनंत और नित्य है, और गतिशील है। मोनाड्स जो भी है मूवमेंट है उसमें, बट उसमें मात्रात्मक भिन्नता है। जैसे मैंने बोला चेतना की जो मात्रा होती है, इधर कॉन्शियसनेस विल बी लेस और मोर। इसीलिए उसको गुणात्मक समानता तो है बट जो मात्रात्मक है वो भिन्न है। जो भी मोनाड्स होते हैं उसमें सामान्य रूप से दो लक्षण देखने को मिलते हैं। वन इज प्रत्यक्ष, मतलब ज्ञान की अनुभूति होना। जैसे अभी हम किसी वस्तु को देखते हैं या कोई घटना को देखते हैं, हम हमारे माइंड में सोचते हैं कि ये ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वी आर परसीविंग दैट। तो वो सेंसेस से जो परसीव हो रहा है, एक तो वो लक्षण होता है। सेकेंड होता है कि प्रैक्टिकली दैट इज हैपनिंग, उसको प्राइसन बोलते हैं। मतलब परिवर्तन या क्रिया की प्रेरणा से प्रैक्टिकली जो हो रहा है लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, व्हाट इज हैपनिंग। तो इधर दो लक्षण है मोनाड्स के, एक है परसेप्शन एंड वन इज प्रेसन, मतलब विच इज हैपनिंग जो क्रिया में है, और एक इज विच इज छवि, एक इमेजिनेशन जैसा, व्हाट वी आर थिंकिंग। तो प्रत्येक मोनाड जो है अन्य मोनाड की दशाओं को प्रतिबिंब करता है, इट रिफ्लेक्ट्स। तो इस रूप से जो है एक मोनाड को दूसरे मोनाड का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। जिसमें चेतना अधिक है तो प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होगा, और चेतना अगर कम हो गई तो ज्ञान जो है वो कम रहेगा। और चिदनु में जो भी देखने को मिलती है सक्रिय द्रव्य है, क्योंकि ये शक्ति संपन्न है। और ये सक्रियता दो प्रकार का है, मतलब इट इज अ लिविंग मिरर ऑफ द यूनिवर्स एंड ईच मोनाड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ये अभी हम आगे देखेंगे कि एक दूसरे से अलग वो कैसे है। और इसमें है कि जो विश्व में मोनाड का निर्माण हुआ, तो फिर अभी हमने ये तो बोल दिया कि संपूर्ण विश्व मोनाड से बना है। तो जो जड़ पदार्थ है और विस्तार का अनुभव वो कैसे होगा, तो इसमें वो इसका आंसर करने के लिए बोलते हैं कि जो भी निम्न कोटि के मोनाड होते हैं, मतलब जिसमें चेतना कॉन्शियसनेस की मात्रा कम होती है और संग्रह की शक्ति होती है, उससे मोनाड में विस्तार होता है। वास्तव में जो है विशुद्ध जड़ द्रव्य की सत्ता है ही नहीं उनके हिसाब से। और जितने भी ये मोनाड्स है दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, वन अबव द अदर। और जो जिसमें चेतना कम है वो नीचे के स्तर पर होंगे, और जिसमें चेतना अधिक है वो ऊपर के स्तर पे होंगे।
और ये जितना भी है ये सब ईश्वर ने किया है, वैसा वो मानते हैं। और 5 अवस्थाएं के रूप में इन्होंने डिवाइड किया है: अचेतन, उपचेतन, चेतन, स्वचेतन एंड सर्वचेतन। और ये जो 5 अवस्थाएं, दिस इज इन सेम कॉरिलेशन एज दैट ऑफ उपनिषद में जो 5 कोश है उन्हीं के समान है। और इधर अचेतन का मतलब ये नहीं कि कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उसका मीनिंग आता है कि या तो कॉन्शियसनेस कम होगा या अनकॉन्शियस होगा, बट ऐसा नहीं कि है नहीं, थोड़ा तो होगा ही उसमें। तो अभी हमने देखा था कि ये 5 अवस्थाएं है। तो ये 5 अवस्थाएं को इधर दिया गया है एक पिरामिड के फॉर्म में। अभी मैंने बोला था कि जिसमें चेतना कम होगी वो ऊपर होगा या नीचे? सब सुन रहे हैं? नीचे मैम होगी आवाज आ जिसमें रही है? चेत आ रही है। हाँ, तो जिसमें चेतना कम होगी वो नीचे होगा। तो अभी इधर देखिए, अपेक्स पे जो है, मतलब वो सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है वो पूर्ण चेतन है, तो दैट इज गॉड। और जो नेक्स्ट है स्वचेतन, वो उसके नीचे आएगा मनुष्य। फिर है चेतन अवस्था, मतलब उसमें अनिम पशु पक्षी सब आ जाएंगे, तो वो थर्ड लेयर में हो गया। फिर है अचेतन, उसमें आ जाएगा वृक्ष, सारे जो भी ट्रीज ये सब आते हैं। और सबसे नीचे जो है अचेतन आएगा, जिसमें पर्वत रहेंगे, टेबल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कॉन्शियसनेस के हिसाब से, तो ये जो पिरामिड मैंने दिया है दैट यू कैन लेबल एज पर दिस। आई डेंट लेबल के, ये चार्ट देख के फिर हो जाएगा करके। और ये जो कोश के नाम दिए हैं, दिस इज एज पर उपनिषद। उपनिषद में जो आनंदमय कोश है उसको यहाँ पे मोनाड ने पूर्ण चेतन कहा है, दैट इज गॉड। वैसे सेकेंड वन इज विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अनन्मय कोश। तो ये जो 5 स्टेजेस है चिदनु की, ये वो हो गए कॉन्शियसनेस का। तो यही 5 श्रेणियां हैं, मतलब अचेतन चिदनु, उपचेतन, चेतन, स्वचेतन और सर्वचेतन। मतलब सो सबसे पहले हो गया ईश्वर, फिर मनुष्य, फिर पशु जगत, फिर वनस्पति और फिर जड़ पदार्थ। नेक्स्ट है छिद्रों में ये संबंध कैसा है। तो लाइबनीज के हिसाब से जो भी ये संबंध है मोनाड्स के बीच में, दिस इज प्री एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि देखते हैं कि एक दूसरे को प्रभावित तो नहीं करते वो, इसलिए जगत में दिखाई देने वाली व्यवस्था और समन्वय की व्याख्या करने के लिए लाइबनीज ने ये प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी का सिद्धांत किया है, जिसके अनुसार ईश्वर ने चिदुओं की रचना इस तरह की है कि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हुए भी एक दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दो घड़ियां देखते हैं, साइमल्टेनियसली इट विल शो द सेम टाइम। या फिर ऑर्केस्ट्रा का ले लो, म्यूजिशियंस ले लो, वो म्यूजिक प्ले करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, बट जैसे वो सिंगर गाइड करेगा, जो भी म्यूजिक प्ले होगा इट विल बी इन कोरिलेशन विथ वन सॉन्ग। तो उस हिसाब से ये पूरा जो है सिस्टम, इट इज फॉर्म लाइक दैट। तो ये जो सबसे सेंटर में मोनास मोनाडम जैसे दिया हुआ है ना, दैट इज गॉड, मोनाड ऑफ मोनाड्स, तो उसको सुप्रीम गॉड बोलते हैं। और वो जो इर्द गिर्द है ना छोटे छोटे मोनाड, उसमें दे आर एनिमल सोल्स, ह्यूमन माइंड्स, माइंड मोनाड, सोल मोनाड, बॉडी मोनाड, वो जो सब है वैसे है, एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड लिविंग इन अ हार्मनी। तो जैसे हम, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि ये पूरा संपूर्ण जगत ऐसे फॉर्म हुआ हुआ है। तो द पूरा सारांश जो अभी तक देखा उसका ये है कि जो विभिन्न मोनाड्स है उनके बीच कोई भी कारण कार्य संबंध नहीं होता है। हर मोनाड स्वतंत्र होता है और आत्मनियंत्रित होते हैं। एक मोनाड में जो परिवर्तन होता है वैसा ही परिवर्तन अन्य में भी दिखाई देता है, परंतु वह बाहरी कारण से नहीं बल्कि अंतर्नियत कर्म क्रम से होता है। और मोनाड्स जो है परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और जितने भी परिवर्तन मोनाडों के आंतरिक में होते हैं शक्ति के कारण होता है, पर बाहर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनमें आपसी संबंध या प्रभाव है।
जबकि वस्तुतः ऐसा कोई रियल कनेक्शन नहीं है, बट ऐसा लगता है कि सब एक पूर्व नियमित समन्वय में रह रहे हैं। तो लाइबनीज के अनुसार जिस तरह सभी घड़ियां अलग अलग होकर भी एक ही समय बताती है, अथवा ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग वाद्ययंत्र अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बजाए जाते हैं, फिर भी संगीतकार का निर्देश इस प्रकार होता है कि वह एक 1 मिनट मैम। सॉरी। उनके जो अनुसार है, जिस तरह ये घड़ियां अलग अलग होकर भी एक ही समय बताती है, या फिर जो ऑर्केस्ट्रा है उनके जो अलग अलग यंत्र होते हैं एक ही तरह संगीतकार के निर्देश से एक ही धुन उत्पन्न करते हैं, इसी तरह जो अलग अलग चिदनु है स्वतंत्र होते हुए भी जो व्यवस्था पहले से स्थापित है इसी तरह काम करती है, ताकि सृष्टि की जितनी भी प्रक्रिया है वो चलती रहे। एक सर्वोच्च चेतन चिदनु अन्य असंख्य चिदनुओं से पूर्व निर्धारित समांजय कायम करता है। और इन सबका जो है सर्वोच्च, सबसे उत्तम जो है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो है ईश्वर चिदनु, जो हमने पिरामिड में सबसे ऊपर देखा था। तो उनके चिह्नों परस्पर स्वतंत्र है, परंतु वे अव्यवस्थित नहीं है। उनमें एक तारतम्यता है जो चेतना की मात्रा के आधार पर निर्धारित है, परंतु चिदनु परम चिदनु ईश्वर द्वारा रचित या संचालित पूर्व स्थापित समन्वय के विभिन्न नियम से निर्देशित है। इस रूप से जो है चिदनुओं को ईश्वर से जो है पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। थोड़ा तो उसमें भी है, ईश्वर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द चिदनु। इट इज नॉट के ईश्वर अलग है। तो वो चिदनुओं को अनेक बोलते हैं, इसीलिए उनके सिद्धांत को बहुत्तरवाद बोलते हैं। और स्वतंत्र क्रिया शक्ति संपन्नता पर बल दिया है। मन और शरीर को सजातीय मानते हैं क्योंकि दोनों में चेतना है। शरीर में चेतना की मात्रा कम तथा मन में जो है चेतना की मात्रा अधिक होती है। और विविधता को मूल मानकर उसमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। पूर्व स्थापित समन्वय का नियम रखा है और इस पे जोर दिया कि गुणात्मक समानता है और मात्रात्मक भिन्नता। लाइबनीज के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इंद्रिय अनुभव से हमें ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि इससे जन्मजात प्रत्ययों को अभिव्यक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब उनके हिसाब से हम जो भी हमारे सेंसेस से परसीव कर रहे हैं दैट कैन बी डाउटफुल, बट जो गणित के हिसाब से हो रहा है लाइक 2+2 = 4, दैट विल बी 4, तो उस पे हम डाउट नहीं कर सकते। तो उनके अनुसार मोनाड जो है वो गवाक्षहीन है। विभिन्न मोनाड के मध्य कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता है। कोई भी ज्ञान जो है बाहर से अर्जित नहीं, ज्ञान नहीं है। अनुभव केवल ऐसा अवसर उत्पन्न करता है जिससे कि हमारा ज्ञान और स्पष्ट हो जाता है। और उनके अनुसार जिसे हम जड़ तत्व कहते हैं वह विशुद्ध जड़ तत्व नहीं है। और विश्व का मूल तत्व जो है चेतन अणु है और प्रत्येक द्रव्य में चेतन विद्यमान है। Thank you so much, Alka ji. It was a very nice presentation. थैंक यू मैम। एंड काफी अच्छे से आपने लाइबनिज के कॉन्सेप्ट को रखा है। हालांकि थोड़ा टफ था समझना, क्योंकि ऐसा शब्द शायद पहले कभी किसी ने सुना नहीं। हाँ, वो लाइबनीज मोनाड्स। प्रोनाउंस कैसे करूं ये नहीं आ रहा। हाँ। वही बिकॉज वही इंग्लिश बिल्कुल। में कुछ और नाम है, हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ और ही है। हाँ, बराबर है। और ऊपर से पाश्चात्य दर्शन आप लोग को एकदम नया है, वेस्टर्न फिलोसफी। तो करेक्ट। उस हिसाब से समझना काफी डिफिकल्ट होगा, बट ये बात सबको माननी पड़ेगी और सब मान ही लेंगे कि आज जो अलका जी ने प्रेजेंटेशन रखा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है। यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट, ज्यादा वो डेप्थ में भी जा भी रहे थे तो ऐसे जा रहे थे कि ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर सके।
ताकि एक भी हाँ, और मैंने कंसेप्ट ना रह जाए। फर्स्ट टाइम ही हुआ ना, बिकॉज आई वाज आल्सो लिटिल कंफ्यूज कि करेक्ट तो बोल रही हूँ ना जो भी बोल रही हूँ। हाँ, आपने करेक्ट बोला, काफी चीजें बहुत अच्छे हाँ से बोला, जो भी है। बट कुछ क्वेश्चंस थे, आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और हाँ, कुछ अगर कॉन्सेप्ट्स रह भी गए हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में कवर कर लेंगे, लाइकनिस का। ठीक है, तो ठीक है उसका मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। उससे पहले अगर कोई कुछ बोलना चाहते हैं इनके जो प्रेजेंटेशन है उस पर, कोई कमेंट करना चाहता है, व्याख्या देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। कोई अच्छा था बोलना वो, चाहते हैं? बहुत अच्छे से पॉइंट्स वाइज समझाया, उसके बाद डिटेल भी अच्छे से दे दिया है, तो अंडरस्टेबल अच्छा हुआ है। अच्छे से समझा दिया अलका जी ने। हाँ, अलका, आई हैव वन डाउट। बहुत अच्छे जो से। पिरामिड था ना जो आपने समझा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा या टाइप्स ऑफ दैट टाइप्स लेबिनिज? ऑफ मोनाड में ले सकते हो या फिर चिदनु के लक्षण में ले सकते हो, बिकॉज बेसिकली जो भी हमारे, यू व्हाट आई अंडरस्टूड इज यूनिवर्स में हम बोलते हैं ना वेयर वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, तो उस वर्ल्ड को उन्होंने उस पे एक पिरामिड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, वेयर ह्यूमंस, एनिमल्स, आप प्लांट्स, दिखा दीजिए एक बार ईश्वर। पिरामिड्स फिर से। हाँ, मतलब सब लोग इसमें रह रहे वैसा उन्होंने दिखाया है, और लेवल्स बता दिए कि कौन ऊपर है कौन कौन नीचे से है, लेवल्स? एज पर कॉन्शियसनेस। तो ओके। इनमें जो अपने पंच महाभूत है, जो अपने 5 एलिमेंट्स है, तो उसको और भी वुडन मतलब लकड़ी को भी साथ में लिया है, तो वो अलग ही चीज है। नहीं, और उन्होंने एक लकड़ी को पहाड़, अचेतन में लिया है, मतलब चेतन। लेस कॉन्शियस में। हाँ, जो पहाड़ लिया और लकड़ी माउंटेन, लिया आपने, टेबल, हाँ। जो भी वो सब रहेंगे ना, वो सब उधर अचेतन में आएंगे। बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, नहीं, अपन जैसे पानी और वगैरह को सबको एकेंद्रिय में लेते हैं, तो वैसे इन्होंने एकेंद्रिय को नीचे डाला है कि बट उस नहीं? ट्रीज आके उसमें आए हैं ना, ट्रीज सेकंड में आए हैं तो अभी। राइट, वही इसीलिए हाँ, पूछ रही हूँ मैं। तो I अभी had a पानी हवा उनके हिसाब से कहाँ फिट होंगे, दैट आई डोंट नो। I had a doubt. कि अभी आपने बोला ना, The इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ट्रीज ऊपर है, पहाड़ नीचे हैं, तो वो एकेंद्रिय में मतलब ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इसलिए। व्हाट हाँ, खैर आई मैं, कैन व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज जो चीज मूव नहीं करती है उसको आई थिंक फोर्थ में लिया। इनर्ट में ले लिया, जो मूव हाँ। नहीं यस। करती। एंड नॉन हवा, कॉन्शियस। पानी सब अचेतन में आएगा, बिकॉज प्राण होते हैं ना उनमें। अलका, मेरा डाउट है कि टोटली 5 डिविजन्स है, करेक्ट? हाँ, तो वो फर्स्ट थ्री, वो वन और टू एक में ही आएगा। 1 और 2 एक ही में आता है हाँ क्या? हाँ, तो बिकॉज द टॉप मोस्ट इज जो बड़ा सर्कल है पिरामिड के वो ऊपर, दैट इज ईश्वर गॉड। चितनु है। ईश्वर बता दिया। हाँ, उसके बाद मनुष्य का है, तो फर्स्ट एंड मनुष्य सेकंड का। ऊपर मनुष्य। हाँ, ओके। ओके। एनीवन एल्स? अलका जी, आपने बोला कि ईश्वर और चिदनु जो है वो एक ही माने जाते हैं। गॉड But- मोनाड को वो हाँ। बोलते हैं, मतलब मोनाड्स को वो कैटेगराइज कर देते हैं ना, तो उसमें हम्म। गॉड मोनाड इज ईश्वर चिदनु। अच्छा, तो आप ये पिरामिड की मदद से समझा सकते हैं क्या कि ये दोनों एक कैसे माने जा सकते हैं? ईश्वर, जैसा आपने अभी बोला कि ईश्वर ये जो वाला, है वो टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हाँ, हैं। ये जो ऊपर वाला सर्कल और है ना। जैसे स्पिनोजा बोलते हैं, जी, स्पिनोजा बोलते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह है, ईश्वर को आप ऐसा अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे, इसमें कुछ? ईश्वर के बारे में नहीं, मतलब समझ नहीं आया मैम, एग्जैक्टली बोलना क्या है। जी, यहाँ पे देखिए, आपने बोला चिदनु के बारे में आपने बताया, और हाँ आपने ईश्वर के बारे में बताया, और ये बोला कि ईश्वर और चिदनु को लाइबनिज ने एक ही बोला है ऑलमोस्ट, ये आपने बोला। ठीक है। हाँ और ये जो पिरामिड वाला डायग्राम है, इसमें अगर आप ईश्वर को रिप्रेजेंट करते हो तो आप बोल रहे हो कि वो टॉप मोस्ट लेवल में ईश्वर है, फिर बाकी जो संसार में जितने भी है जीव जगत तो वो नीचे आते हैं। हाँ, ठीक है। बट ईश्वर में भी मोनाड है, जीव जगत में भी मोनाड है, सब में ही मोनाड है। तो ईश्वर और मोनाड को हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? यानी कि उनको हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि? कॉन्शियसनेस के हिसाब से मैम, उनके हिसाब से जो ईश्वर है उनमें कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, बाकी सब में इतना कॉन्शियस नहीं है कंपेयर टू ईश्वर। ओके, ठीक है, ऐसा तो ठीक है। अभी मोनाड का और आपने जो स्पिनोजा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो शरीर और आत्मा है वो जो है वो ईश्वर के ही गुण है।
और लाइबनीज जो बोलते हैं कि अ, जो अनेक द्रव्य होते हैं, अनेक मोनाड होते हैं, उनके विचार के हम्म कारण ये व्यवस्था हुई है। स्पिनोजा के अनुसार तो ईश्वर निर्गुण होते हैं, उनमें तो कोई गुण नहीं होता है ना। ओके, हाँ। तो अभी इस गुणों के बारे में लाइबनिज ने भी कुछ बोला है क्या? अगर बोला है तो क्या बोला है? गुणों के बारे में नहीं, उन्होंने बस कॉन्शियसनेस के बारे में बोला है मैम। तो आई थिंक कॉन्शियसनेस भी गुण ही हो गया ना, वो देखना पड़ेगा उनके लिए गुण क्या बिकॉज कहलाता है, आत्मा का क्योंकि जो गुण होता है हम्म चेतना होता है, चेतना इज ओनली कॉन्शियसनेस। तो हम्म, उन्होंने महत्व दिया है गुणों को, अच्छा और स्पिनोजा ने नहीं दिया है। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज ठीक है। चेतना इज आत्मा का गुण ओनली, और उसी हम्म, के बेसिस पे उन्होंने पूरा कैटेगराइज किया है। तो ही अच्छा इज प्रायोरिटाइज्ड गुना। ओके ठीक है, बहुत अच्छे। अभी आपने एक और एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वो है कारण कारण कार्य संबंध। अब हाँ, इसमें आप स्पिनोजा और लाइबनिज में थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि इन्होंने दोनों ने कारण कार्य संबंध के बारे में क्या बोला है? लाइबनीज के हिसाब से जो कारण कार्य है ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज इट इज ऑल प्री एस्टेब्लिश्ड पहले से, एंड दे आर लिविंग इन अ हार्मनी। तो ओके लाइबनीज के हिसाब से इट इज पहले से ही वो कैसे बोलते हैं ना, डिसाइडेड। हाँ, क्या और वो फेटलिज्म है? पहले से क्या? अगर डिसाइडेड है, पहले से अगर डिसाइडेड है तो क्या उसे फेट बोलेंगे, डेस्टिनी बोलेंगे, नहीं, या वो प्री उनको एस्टेब्लिश्ड अलग है वो कुछ? फेट नहीं बोलेंगे। ही सेज हम्म इट इधर इट इज अ परसेप्शन, या हम्म, फिर जो अप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कि वो वैसे गति करेगा, इधर यू विल इमेजिन या दैट विल हैपन। अच्छा तो इन्होंने गति के बारे में कुछ बोला है? जैसे मोनाड्स में बोलते, मोनाड्स में गति है, हाँ, गति के बारे में और इन्होंने कोई गति व्याख्या रखी है लाइब्रेरीज ने? कुछ था तो सही, मैम पढ़ा था मैंने, गति का याद नहीं आ रहा है, ओके, बट गति को हाँ उन्होंने गति जस्टिफाई किया के है। बारे में कुछ आई बताइए। मिस दैट, बट आई हैव रेड इट। आई ओके थिंक ओके, दैट इज द स्लाइड। नो प्रॉब्लम, बट पेपर्स पढ़ा काफी तब अच्छे देखा से था। ही आपने एक्सप्लेन किया है जो भी कंसेप्ट्स थे। मुझे आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा, प्लस आपकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो काफी अच्छी लगी, क्योंकि पॉइंट हाँ, वाइज समझाया है। अगर हमें रिवीजन करना है तो आपकी स्लाइड्स फिर से देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, हाँ, मुझे ऐसा है। एक्चुअली सच्ची बोले तो सब में से आई लाइक दिस, वो अरस्तु और डिकार्ट का ना समरी, हाँ इसका पढ़ने से ज्यादा मेरा अरस्तु और डिकार्ट का पूरा हो गया। हाँ, बट अरस्तु एंड डेकार्ट्स को भी काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। हाँ, जो डेकार्ट्स का जो चित अचित का कंसेप्ट है, ड्यूअलिज्म, बस एक बार हाँ, बता दीजिए कि ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म में क्या फर्क है, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। हाँ। डेकार्ट का डुअलिज्म में वो जो है वो द्रव्य को दो कैटेगरी में करते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। और सापेक्ष द्रव्य जो है वो है बाह्य जगत, जिसके अंदर चित अचित आते हैं। तो ये जो चित अचित है, उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज करके डुअलिज्म बोला है, कि ये जो भी होता है दिस इज बिकॉज ऑफ चित अचित, और इनका इंट्रैक्शन जो है ब्रेन के पिनियल ग्लैंड में होता है। और स्पिनोजा ने जो है उन्होंने मोनिज्म पे ज्यादा स्ट्रेस किया है, कि ऑल दिस इज वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी उत्पत्ति हो रही है वो सब ईश्वर के कारण ही है, और ऐसा कोई इंट्रैक्शन पॉइंट या चित अचित को उन्होंने नहीं लिया है। मतलब होगा वो भी, बट द रीजन जो कारण है दैट इज ईश्वर। और डेकार्ट के हिसाब से जो कारण है दैट इज चित एंड अचित। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो और किसी को कोई सवाल आ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं लाइबनिज के बारे में? लाइबनिज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आपको पता चला, उनकी लाइफ स्टोरी या लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड? नहीं मैम, कुछ भी नहीं? नहीं, नहीं, उनकी बर्थ डेथ या मैरिज से रिलेटेड कुछ भी? कुछ भी नहीं? नहीं मैम। ओके ठीक है, ऑल राइट। सो हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं लाइबनिज के थॉट को। अच्छा, आपकी क्लास है ना अभी थोड़ी देर में? यस मैम। यस जी, मैम, तो 2:15 आपने को। इसको जैनिज्म से कुछ नहीं बताया रिलेट करके लाइबनिज को? जैनिज्म से मैम नहीं मैम, आई कुछ डेंट है रिलेट। आपके पास पॉइंट जैनिज्म उनके से, सेल्फ कॉस्ट? जैनिज्म में बस चेतना को जैसे जैनिज्म में महत्व दिया उन्होंने भी दिया है। तो हम्म। वो एक हो सकता है कि काफी हद तक दैट पॉइंट इज वेरी मच सिमिलर।
ओके, ठीक है, फिर हम फिगर आउट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, ठीक है मैम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, मैम। थैंक यू यही मैम। सब हूँ मैं मेरा जी, आपको कल का